जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले ग्रुप डी 2026 साइंस पेपर के बारे में। पेपर कैसा आ रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। जो साइंस में जो आपका 13 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में पूछा गया है और जो पूछने वाला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सभी इसमें हम देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अगर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मेनली आपको ये 3 फार्मूला है। इसी 3 फार्मूला से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहा है। इसमें आपको जैसे सबसे फर्स्ट फार्मूला की बात करें तो ये आपका पावर का फार्मूला है। पावर इक्वल हो जाता है V²/R। इस फार्मूला से भी आपको क्वेश्चन देखा जा रहा है। एक आपका पावर का, और अगर आप याद करना चाहिए तो I²RT ये फार्मूला होता है, I² हो जाता है। इससे भी आप देखे जा सकते हैं। फिर आपका ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आता है V=IR, ये भी फार्मूला से आपको पूछा जाता है। और एक आपका जो है 1/u यानी कि 1/u + 1/v = 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। और लेंस का जो फार्मूला होता है, लेंस का फार्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप फिजिक्स में चाहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना तो मेनली आप ये सब फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप देख के जा सकते हैं, इससे पूछा जा रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो किसी चालक का प्रतिरोध कम करने पर समान विभवांतर की स्थिति में धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ओम्स लॉ के फार्मूला से बन जाएगा। V=IR, ये आपका हो जाता है। इसमें अगर हम इसमें क्या है, जो विभवांतर समान है, अगर विभवांतर को कांस्टेंट कर देते तो I जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R का, यानी कि जो I का जो है I यानी कि करंट यानी कि विद्युत धारा को जो R के साथ, प्रतिरोध के साथ उल्टा संबंध हो जाएगा। इसमें क्या रहा है, जो प्रतिरोध को कम करने के बाद, तो प्रतिरोध को अगर हम कम करते हैं तो धारा का मान आपको बढ़ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है जो धारा घटेगी, धारा बढ़ेगी, धारा शून्य हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन का बी कह रहा है जो धारा का मान बढ़ जाएगी। प्रतिरोध का उल्टा संबंध होता है धारा के साथ। अगर प्रतिरोध का मान कम हो रहा है तो धारा की मान बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको कह रहे हैं छोटी आंत लंबी होने के बावजूद पेट के छोटे से हिस्से में कैसे समा जाती है। ये क्वेश्चन आपका जो छोटी आंत जो होता है, जिसका अगर लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर टोटल लंबाई होती है। इतनी लंबाई होने के बावजूद भी पेट के जो छोटे हिस्से में समा जाती है, तो कैसे समा जाती है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जो मोटी दीवार, इसकी दीवार मोटी होती है, ये कारण है। या फिर कह रहे जो पत्ते दीवार है, इसका ये कारण है। या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जो कुंडलित संरचना, या 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, कुंडलित संरचना। जो आपका स्ट्रक्चर में देखेंगे कुछ इस प्रकार से छोटी आंत दिखाई देता है, यानी कि बड़ी आंत चारों तरफ से रहती है, उसके बीच में छोटी आंत रहती है। तो छोटी आंत जो होती है कुंडलित होने के कारण जो है, कुंडलित संरचना के कारण जो इतनी लंबी होने के बावजूद भी छोटी सी हिस्से में समा जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ये भी आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, 13 अगस्त का है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अमाशय से निकलने वाली गैस का क्या नाम है। कौन सी गैस होती है जो अमाशय से निकलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। फिर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है जो आपका HCl3 है, इसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इसके जो अमाशय से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो अमाशय से निकलने वाली गैस HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH मान से रिलेटेड अगर पूछा जाता है, जो pH मान इसका कितना होता है, तो इसका pH मान हो जाता है 1 से आपका 3.5 के बीच में हो जाती है। और मिल कहीं कहीं पर आपको 1.2 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर pH मान पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो अमाशय से निकलने वाली गैस कौन सी हो जाता है, आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे। नंबर 4 कह रही है जो ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। तो अगर ध्वनि की प्रबलता जिसे लाउडनेस कहा जाता है, लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस जो होती है आयाम की पावर 2 यानी कि स्क्वायर का ये समानुपाती होती है, यानी कि ये डिपेंड कर जाता है आयाम पे, जिसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो इसमें हम बात करें जो ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन दे रखा था आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम और वेग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आयाम। जो ध्वनि की प्रबलता जो होती है या फिर लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करता है किस पे, आयाम पे। लाउडनेस की मतलब क्या हो जाता है, लाउडनेस का मतलब हो जाता है ध्वनि जो है वो आपका तेज़ सुनाई दे रहा है या धीमी सुनाई दे रही है, आवाज़ जो बढ़ाना या घटाना जो कहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लाउडनेस पे डिपेंड करता है। फिर वही अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो इस पर डिपेंड करता है आपका किसी भी साउंड की पिच जो होती है, तारक
ये आवाज़ जो मोटी होती है या पतली होती है ये कारण हो जाता है पिच का, और ये डिपेंड कर जाती है एफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे। तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा था ध्वनि की प्रबलता, तो वो हो जाएगी आयाम पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रही है किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 5 आपका किस वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर, यानी कि वेग में परिवर्तन, जो वेग में जो अंतर हो गया जो v माइनस यू अपन में टी, जिसे कहते हैं जो वेग में परिवर्तन का दर, तो ये क्या होता है उसके बारे में आपको पूछा है। सबसे नंबर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपको चाल, फिर दिया है बल, फिर दिया है त्वरण, फिर दिया है संवेग। तो क्या होता है चाल की बात करें तो चाल आपका क्या हो जाता है दूरी बट्टा में समय, आप बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो ये तो आपका चाल होगा नहीं। बल की बात करें तो बल क्या हो जाता है आपका ma हो जाता है, F बराबर ma यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो सी है त्वरण, तो इसका आंसर त्वरण हो जाएगा, जो किसी वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। फिर ऑप्शन नंबर हम डी की बात करें संवेग यानी कि मोमेंटम, जिसे p से डिनोट किया जाता है, तो ये आपका हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी mv, तो ये आपका संवेग हो जाता है। तो आंसर आपका 5 का हो गया त्वरण। जब पूछा था जब वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो आपका है जो निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, इससे भी आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन की बात करिए है जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 है, उसके साथ टूट के जो है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, तो ये तो आपका विखंडन अभिक्रिया है, ये तो होगा नहीं। अगर नंबर सेकंड की बात करें तो बी में है जो जिंक और आपका कॉपर सल्फेट है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा रहा है, तो यहाँ से कॉपर का विस्थापित हो जा रहा है, कॉपर जो है विस्थापित होकर हट जा रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा था कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये आपको हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या करते हैं उसके जगह से विस्थापित कर देते हैं, तो वही आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। अगर इसमें विस्थापन 2 बार हो जाता है तो उसे ही डबल विस्थापनीय डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है, डबल कभी कभी ये पूछा जा रहा है। तो अब इसका आंसर आपको ऑप्शन में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 के बाद नंबर 7 है। नंबर 7 कह रहा है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि से भी आपको क्वेश्चन आ रहा है अभी। अगर हम बात करें सबसे नंबर फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट आपका श्रव्य ध्वनि जिसे ऑडिएबल साउंड कहते हैं, जिसको हम सुन पाते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें ऑडिएबल साउंड की, जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो इसे कहाँ से कहाँ तक हम सुन सकते हैं, तो श्रव्य ध्वनि जो होता है हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है उससे हम सुनते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा श्रव्य ध्वनि हो जाता है। फिर अब श्रव्य ध्वनि की बात करें तो जिसे हम नहीं सुन पाते अब श्रव्य ध्वनि हो जाता है। ये जो है 20 हर्ट्ज से क्या होता है ये नीचे की ध्वनि हो जाती है, जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं, इसे हाथी गेंडा ये सब सुनते हैं। फिर अगर हम बात करें आपको पूछ रहा था 20,000 से अधिक जो आवृत्ति वाली ध्वनि, तो इसे हम प्राश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इसका जो आपका यूज़ क्या अभी पूछा जाता है तो सोनार में इसका यूज किया जाता है, साउंड नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है। या पूछेगा ऐसे करके जो पनडुब्बी में किस ध्वनि तरंग की यूज किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्राश्रव्य ध्वनि। तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा प्राश्रव्य ध्वनि तरंग 20,000 से अधिक हर्ट्ज के। अब नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 7 के बाद नंबर 8 है। 8 आपका कह रहा है जो किसी लेंस से किस स्थिति में काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण अगर बात किया जाए तो काल्पनिक आपका जो है ये नॉर्मली अवतल लेंस में पूछता है, लेकिन इसमें कह रहा है जो काल्पनिक का बड़ा भी होना चाहिए। तो अवतल लेंस तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अवतल लेंस में आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें फर्स्ट आपको कह रहे थे अवतल लेंस के फोकस दूरी पे, तो ये आपको होगा नहीं। सेकंड की बात करें तो उत्तल लेंस से कह रहे हैं वक्ता त्रिज्या पे, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेंस हो या दर्पण अगर वक्ता त्रिज्या पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो आपका इमेज जो बनेगा वो वक्ता त्रिज्या पर, यानी कि सी या इसको R2 करके भी लेंस में बताया जाता है, तो ये आपका सी यानी कि वक्ता त्रिज्या पर ही बनेगी और बराबर आकार की बनती है, बड़ा छोटा नहीं बनता है। तो ये आपका जो नंबर 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें है उत्तल लेंस के फोकस दूरी और पोल के बीच में। तो लेंस जो होगा उत्तल लेंस होगा और फोकस दूरी और पोल जो होता है जो ध्रुव जिसे कहते हैं ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा कहाँ पे, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा जो मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बनेगा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये ऑप्शन नंबर 8 का जो आपका
थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है जो 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का मान जूल में कितना होता है। ऑप्शन आपका दे रखा है फर्स्ट 3.6 यानी 3.6 10 के पावर 3 जूल, फिर आपका 3.6 10 के पावर 5 जूल, फिर आपका 10 के पावर 6 जूल, फिर है आपका ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुना 10 के पावर आपका 7 जूल। अगर हम बात करें 1 किलोवाट का तो ये 36,000 आपका जूल हो जाता है, या फिर वही इसी को हम अगर 10 के पावर में लिखे तो 3.6 गुना 10 के पावर आपका 6 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ये आपका जूल का हो जाता है जो 1 किलोवाट पर घंटा जो होता है जूल विद्युत ऊर्जा में जूल का मान कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6, ये इतना आपका जूल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 के बाद नंबर 10। नंबर 10 कह रहा है जो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को निम्न से कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कॉर्निया, फिर ऑप्शन सेकंड आपका परितारिका यानी कि आइरिस है, फिर नंबर थर्ड की बात करें तो पुपिल यानी कि आपका पुतली है, और नंबर डी की बात करें तो आपका रेटिना। अगर हम रेटिना की बात करें तो इस पर जो आपका मानव आँख में जो इमेज जो बनता है, जो प्रतिबिंब जो बनता है, ये कहाँ पे बनता है तो रेटिना पे बनता है। फिर हम बात करें जो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परितारिका, जिसे आइरिस कहा जाता है। ये क्या करता है, आपकी मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा तो उसे नियंत्रित करते हैं कि कितनी प्रकाश को अंदर आने देनी है, कितने प्रकाश को नहीं आने देनी है, इसके नियंत्रण कौन करते हैं तो परितारिका करते हैं। अगर हम वही बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कॉर्निया का, तो कॉर्निया क्या होता है जो आँख के सबसे बाहरी भाग जो होते हैं कॉर्निया होती है, इसी का दान दिया जाता है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपके जो है ये आपका हो जाता है नंबर 10 मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के बारे में। तो ठीक है, नंबर 10 तक ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।